ये जो धांधली हुई है उनके साथ, ये आसिम मुनीर और नदीम अंजुम ने की है। आप उनके घरों में जाकर रोटियां भी खाएं, उनसे सियासी मुदाखलत की बात भी करें, और फिर जब आपके अहदाफ हासिल ना हो तो आप फिर उनके नाम लेने लग जाएं। पीपल्स पार्टी ने डिमांड की एक लंबी लिस्ट रखी है। फजलुर रहमान भी जवाब दे देंगे। इन दी एंड वो सब पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तक आप उसको मौलाना डीजल कहते थे, फजलू कहते थे, आज उसके घर पे बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुज़म्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। सलाम जी, क्या हाल है? मुज़म्मिल साहब अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल साहब कल से जो मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया है उसके बाद एक शोर मच गया है और आज उन्होंने उसकी तरदीद भी कर दी है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम जो था वो गलती से लिया था। मगर जनरल बाजवा और दीगर जो थे वो शामिल थे तहरीक अदम एतमाद में और मुसलसल राब्ते में थे ये तहरीक लाने में। क्या असल हकाइक क्या हैं? असल में ना मुझे मौलाना से ये तवक्को नहीं थी कि मौलाना भी डर डर कर सच बोलेंगे। मतलब जनरल फैज़ का तो ये मौक़िफ़ ठीक है कि मैं तो कोर कमांडर पेशावर जा चुका था, मैं डीजी आईएसआई नहीं था। तो जब उस वक़्त के जो डीजी आईएसआई थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, फिर मौलाना उनका नाम ले लेना हिम्मत करके। मौलाना उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे कि वो इस वक़्त सर्विंग जनरल हैं, और जिनका ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि वो रिटायर्ड जनरल हैं। तो रिटायर्ड जनरलों का नाम लेना आसान है और सर्विंग जनरलों का नाम लेना मुश्किल है। धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो फिर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा फ़ौज की क़यादत पर तो नहीं लगा रहे हैं। तो वो जो है ना, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो बात कह लें लेकिन नाम ना लेने पड़े उन्हें। भई या तो वो सीधी तरह कहें कि जी ये जो धांधली हुई है उनके साथ, ये आसिम मुनीर और नदीम अंजुम ने की है। या वो मतलब फैज़ और बाजवा ने तो ये धांधली नहीं की है ना। फैज़ और बाजवा ने तो ये धांधली उनके साथ 2024 वाली नहीं की है। उनकी ये बात तो ठीक है कि 2018 वाली धांधली उनके साथ जो है, वो फैज़ और बाजवा ने की थी। ये बात ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2018 के इंतखाबात की सारी धांधली फैज़ और बाजवा ने की थी। लेकिन अगर 2024 के इंतखाबात में मौलाना का मौक़िफ़ है धांधली हुई है, तो वो तो फैज़ और बाजवा ने नहीं की। फिर वो आज के जर्नैलों का नाम क्यों नहीं लेते हैं? वो उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटायर हो जाएँ तो हम उनके नाम लें। जब वो जनरल मगर फैज़ दरअसल कह रहे लफ्ज़ों हैं। में उन्होंने कहा है कि वो अदलिया के साथ-साथ दीगर अदारों पे भी अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि वो फ़ौज की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। हम उनसे मुत्तफ़िक, फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी एक नहीं दर्जनों मुलाकातें हुई हैं जर्नैलों से। भई आप क्यों मिलते हैं जर्नैलों से मौलाना साहब? मौलाना साहब, अगर आपका मौक़िफ़ है कि फ़ौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, तो आप ये कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे कि मैं दर्जनों दफ़ा बाजवा से मिला, मैं फैज़ से मिला, आपको मिलने से इनकार करना चाहिए था। आप उनके घरों में जाके रोटियाँ भी खाएँ, उनसे सियासी मुदाखलत की बात भी करें, और फिर जब आपके अहदाफ हासिल ना हों, तो आप फिर उनके नाम लेने लग जाएँ। मानता हूँ कि ब ये मौक़िफ़ ठीक है मौलाना फज़लुर रहमान का कि जो भी जर्नैल सियासत में मुदाखलत करता है, वो अपने हलफ़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है। लेकिन जो भी सियासतदान जर्नैलों से मिलता है, वो अपने हलफ़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता। अगर जर्नैलों की सियासत में मुदाखलत आर्टिकल 6 है, तो सियासतदानों की जर्नैलों से मुलाकात आर्टिकल 6 नहीं है। सियासतदान जर्नैलों से मिलकर पाक हैं और जर्नैल सियासतदानों से मिलकर पाक नहीं है। दो तरफ़ा काम तो नहीं हो सकता ना। वो हमारे यहाँ कहते हैं रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त की, ठीक है ना? और मुज़म्मिल साहब तो कल के जर्नैलों से इंटरव्यू की निस्बत जर्नैल आज मौलाना साहब इंटरव्यू में हाथ से प्रेशर में नज़र आए। उनके जो चेहरे के असरात थे, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पर कोई प्रेशर है, दबाव का है उन पे। और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि वो नून लीग के जी, जी। मौलाना के 3 सीटों के बलूचिस्तान से कामयाबी के नोटिफ़िकेशन हो गए हैं, गफूर हैदरी साहब भी जीत गए हैं। मौलाना उनके नोटिफ़िकेशन जो रुके हुए थे वो हो गए हैं, इंटरव्यू ने अपना काम किया है, उनकी सीटों में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मौलाना को इस इंटरव्यू से कुछ मिला नहीं है। मौलाना अब मिट्टी पाओ मुहिम पर तो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पार्लिमान में भी बैठूँगा, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी पीटीआई से बात बनती नज़र नहीं आ रही। उन्होंने एक पैंतरा मार के ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को टूट द सकते हैं। उन्होंने उन्होंने एक पैंतरा मार के एस्टेब्लिशमेंट को दिखाया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बात कर ली है, मुझे लगता है सेटलमेंट हो जाएगी, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट को ये बताया है कि आप मुझे इतना ईज़ी ना लें कि मुझे इस्तेमाल करके घर भेज देंगे।
आप मुझे घर भेजेंगे तो मैं सारों को घर भेज दूंगा, आप मुझे घर भेजेंगे तो मैं आपके कपड़े भी उतार दूंगा। तो अगर आपने अपनी इज्जत करानी है मेरे से तो आपको मेरी इज्जत करनी होगी। तो ये तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में एक फ़र्क समझें। नवाज शरीफ ने जब गुजरांवाला में तकरीर की थी तो उसने सर्विंग आर्मी चीफ और सर्विंग डीजीआईएसआई का नाम लिया था। मौलाना रिटायर्ड के नाम ले रहे हैं, सर्विंग के नहीं ले रहे। मैं मौलाना को बहुत बहादुर सियासतदान समझता हूँ, मैं समझता हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, उनमें बड़ी जुर्रत है। लेकिन एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि नवाज शरीफ ने जब गुजरांवाला में नाम लिए थे तो उसने सर्विंग आर्मी चीफ और सर्विंग डीजीआईएसआई के नाम लिए थे कि आप जिम्मेदार हैं। मौलाना आज नाम तो ले रहे हैं लेकिन रिटायर्ड के ले रहे हैं, सर्विंग का नाम उनके मुंह से निकलता नहीं है, सर्विंग का नाम उनकी जुबान पर आता नहीं है, क्योंकि उनको पता है सर्विंग का नाम लेने की एक कीमत होती है, और वो कीमत देने के लिए आज मौलाना फजलुर रहमान आज भी तैयार नहीं है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने प्रेशर डाला है, उन्होंने अपना पैंतरा दिखाया है, उस पैंतरे ने काफ़ी हद तक काम किया है। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में और काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते, वो लड़ाई अब एस्टेब्लिशमेंट से सुलह की तरफ जाना चाहते हैं, मज़ीद लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत हो सकती है। और मुज़म्मिल साहब, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास था हुकूमत साज़ी के लिए, कुछ फार्मूले तय पाने थे हुकूमत साज़ी के लिए, मगर वो इजलास मुलतवी हो गया। क्या उसकी एक ये भी वजह है कि अब जो इजलास होगा उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शिरकत करेंगे? नहीं, नहीं। असल में पीपल्स पार्टी ने डिमांड की एक लंबी लिस्ट रख दी है। बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन तमाम कारपोरेशनों की चेयरमैनियाँ माँग ली हैं, तमाम पुरकशिश ओहदे माँग लिए हैं। एक लंबी लिस्ट नून लीग के हाथ में दे दी है कि ये भी हमें दे दें, ये भी हमें दे दें, ये भी हमें दे दें। तो मेरा मतलब है कि नून लीग वो सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं। पंजाब की गवर्नरी माँग ली है, पंजाब से 4 वज़ारतें माँग ली हैं, सिंध की बलूचिस्तान की वज़ारत आला माँग ली है। तो नून लीग का ख़्याल है कि इतना कुछ नहीं दिया जा सकता। सारी वफ़ाकी हुकूमत की कारपोरेशनें, तमाम ऑटोनोमस इदारे, तमाम चेयरमैनियाँ वो कहती हैं आप हमें देते हैं, हमारे बंदे लगेंगे वहाँ। ब्यूरोक्रेसी पे हमारे बंदे लगेंगे। भई हुकूमत फिर आपने चलानी है, नून लीग का तो नाम ही होगा ना, कि आप एक लिस्ट दे दें कि ये बंदा यहाँ लगेगा, ये बंदा यहाँ लगेगा, ये बंदा यहाँ लगेगा, ये बंदा यहाँ लगेगा, तो नून लीग ने वहाँ क्या आलू बेचने हैं इस्लामाबाद में? हुकूमत तो फिर पीपल्स पार्टी की होगी, चाहे वो कैबिनेट में हो ना हो। तो मेरे ख़्याल में वो बातचीत जो है ना वो टूट गई है। इसलिए आज का इजलास मुलतवी हुआ है कि जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स पीपल्स पार्टी ने दी है वो नून लीग पूरी नहीं कर सकती। अब थर्ड एम्पायर जो है वो बीच में इंटरवीन करेगा, क्योंकि उसको बता दिया गया है कि ये जो लिस्ट है पीपल्स पार्टी की ये पूरी नहीं हो सकती। इस सूरत में हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बना सकते। नून लीग इस बात के लिए तैयार है कि अगर पीपल्स पार्टी से बात नहीं बनती तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत बना लें या कोई और बना ले, हम ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं। लेकिन वो कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि सारा कुछ पीपल्स पार्टी को देकर एक वज़ारत उज़्मा और चंद वज़ारतें ले लें और पीछे बैठ के हुकूमत ज़रदारी साहब ही चलाएँगे, लेकिन नाम शहबाज शरीफ का होगा। तो इसलिए वो बातचीत टूट गई है, अब थर्ड एम्पायर उसमें इंटरवीन करेगा अगले 24 घंटे में। पीपल्स पार्टी देखिए ना, नून लीग ये कहती है कि सिंध में हमारे हमारी ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, तो वो हमें सिंध में कोई शेयर दे रहे हैं। हमें पंजाब में पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो इस पंजाब में शेयर क्यों माँग रहे हैं? हमारे अपने बंदे पूरे हैं, हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। लेकिन अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं हम तो पंजाब में लेंगे, गवर्नरी भी लेंगे, वज़ारतें भी लेंगे, क्योंकि हम मरकज़ में आपके साथ हैं। तो हम पंजाब में हुँ, हम सिंध में कुछ नहीं देंगे लेकिन पंजाब में लेंगे। नून लीग पंजाब में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, ना स्पीकर, ना वज़ारतें, ना गवर्नरी है। हुँ। तो इसलिए ये अभी बहुत सख्त इख्तलाफात हैं, और मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक डेडलॉक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये पक्का डेडलॉक है। जो अंपायर्स हैं बीच में, जो थर्ड अंपायर है वो अपना रोल किरदार अदा करेगा, और जिस तरह पीपल पार्टी पहले आ गई थी कि जी 3 साल आप होंगे, 2 साल हम होंगे, तो फिर नून लीग ने बताया कि ये नहीं हो सकता, फिर वो इससे पीछे हट गए। अब भी जो उनकी लिस्ट ऑफ डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो सकती, ये बता दिया गया है। तो मुझे अगले 24-48 घंटे में अब थर्ड अंपायर ही को किरदार अदा करके ब्रेक थ्रू कराएगा। दोनों जमातें आपस में मामला तय करने में नाकाम हो गई। मुज़म्मिल साहब, मौलाना साहब तो रास्ता तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं और उधर तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हाथ देख रही है जेयूआई के साथ केपीके में इल्हाक के हवाले से।
तो अगर मौलाना साहब रास्ता तब्दील कर लेते हैं, तो फिर ऑप्शन क्या रह जाएगा तहरीक-ए-इंसाफ के पास केपीके में हुकूमत बनाने के लिए? देखिए, केपीके में उन्हें हुकूमत बनाने के लिए किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं चाहिए। उन्हें केपीके में एक सियासी जमात का शेल्टर चाहिए अपने अरकान को एक डिसिप्लिन में बाँधने के लिए, कि वो अपना पार्लिमानी लीडर ले आएँ, फिर वो अरकान अदम-ए-एतमाद में या कहीं इधर-उधर वोट ना डाल सकें और उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी। अगर अरकान आज़ाद रहती हैं, तो कल को अदम-ए-एतमाद में वो इधर-उधर वोट डाल देंगे, किसी भी वक़्त उनकी हुकूमत गिराई जा सकेगी। तो उस गिरने को रोकने के लिए एक सियासी जमात का शेल्टर ज़रूरी है। वो तलाश में है, पर मुझे नहीं लगता मौलाना वो शेल्टर फराहम करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि मौलाना उनको वो अपनी जमात का जो पार्लिमानी लीडर है वो पीटीआई का कर दें। कल को मौलाना कोई बात कर रहे हों और पीटीआई का जो पार्लिमानी लीडर है केपी में वो मौलाना से उल्ट बात कर रहा हो और उनकी पार्लिमानी पार्टी छोटी हो या बड़ी हो उनके कंट्रोल में ही ना हो। वो आज दोबारा जमात इस्लामी से भी मिल रहे हैं, जमात इस्लामी को भी वो यही कह रहे हैं, वो आफ्ताब शेरपाव से भी मिल रहे हैं। उन्हें एक किराए पे जो सियासी जमात चाहिए, जो क सियासी जमात अपना प्लेटफ़ॉर्म उनको किराए पे दे दे, जिससे वो अपने अरकान को बाँध सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कोई सियासी जमात उन्हें किराए पे अपनी जमात दे देगा, कोई लीडर कि आप मेरी जमात को रेंट पे ले लें और उसमें अपने अरकान डंप कर लें और फिर मेरी जमात का प्लेटफ़ॉर्म आप इस्तेमाल करें। तो मुझे मुश्किल लगता है जमात इस्लामी भी माने और फजल रहमान भी माने। अगर ये काम करना था तहरीक-ए-इंसाफ ने तो इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए किया जा सकता था, अब नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है फजल रहमान भी जवाब दे देंगे इन द एंड वो सब पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ना जो मौलाना फजल रहमान और तहरीक-ए-इंसाफ की मुलाकात है, इसका फ़ायदा तो मौलाना फजल रहमान को हुआ है। अगले दिन 3 सीटों के नोटिफ़िकेशन तो फजल रहमान के हुए हैं। पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला उसके नतीजे में, बल्कि लोगों ने फिर पीटीआई को लान-तान ही की है कि कल तक आप उसको मौलाना डीज़ल कहते थे, फजलू कहते थे, आज उसके घर पे बैठी हैं, तो कातिल तो मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा है ना। आप इसीलिए देखें पीटीआई में से ऐसे भी बल्कि ये भी कहा बयाना गया था कि तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया जो है वो दफ़न हो गया है, लेकिन अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये अगर हम पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बैठते हैं, तो फिर हमारा बयानिया दफ़न होता है। नहीं, अब आज तो ये बातें भी आ रही हैं ना कि असद कैसर साहब बानी पीटीआई की मर्ज़ी के बगैर चले गए हैं, ये गलत हो गया है, जो पीटीआई का एक स्टाइल है। तो मेरे ख़्याल में पीटीआई के लिए भी बड़ा मुश्किल है और मौलाना के लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मौलाना की जीत है इस मुलाकात में। मैं समझता हूँ मैं भी मौलाना की जगह होता तो ये मुलाकात ज़रूर करता। भई मेरा दुश्मन जो मुझे गालियाँ निकालता है वो मेरे दर पे हाज़िरी दे रहा है, मेरे आगे झुक के मुझे सलाम कर रहा है, मेरे से मदद माँगने आना चाहता है, मैं उसको क्यों ना आने दूँ? ये एक सियासी जीत थी जो मौलाना ने अपनी एन्जॉय की है। कल को मौलाना आगे चलें या ना चलें लेकिन एक सारी उम्र के लिए बात तो होगी ना कि ताउन करने आए थे और मौलाना के ताउन जब माँगा था तो मौलाना को ठीक आदमी समझते हैं तो मौलाना से ताउन माँगा है ना। अगर मौलाना को डीज़ल समझते तो फिर क्या डीज़ल से ताउन माँगा है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना को तो अपनी विंडिकेट करने में का मौका मिला है, उनके लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती थी। ये तो ऐसी है, जैसे पीटीआई का वफ़द कल मदद माँगने जाती उम्रा पहुँच जाए या लड़काने पहुँच जाए, तो उसमें वो आने से इनकार थोड़ी करेंगे, बाद में मना करेंगे लेकिन एक दफ़ा आने तो देंगे। और मैं समझता हूँ ठीक है, जैसे इमरान खान को मिलने कल नवाज़ शरीफ अडयाला चले जाएँ तो इमरान खान को मिलना चाहिए कि चलो जी नवाज़ शरीफ चल के आ रहा है। तो इसलिए बाद में इनकार कर दे तो मौलाना को मिलना चाहिए था और अब मेरे ख़्याल में आगे बात तोड़ देंगे वो। अच्छा मुज़म्मिल साहब हुकूमत तो अभी तक बनी नहीं, तो अभी से हुकूमत की टूटने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। जेडीए और मुस्लिम लीग फ्रिक्शनल के सरबराह ने आज दावा किया है कि ये हुकूमत 10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी और मार्शल लग जाएगा, इमरजेंसी नाफ़िज़ हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए चारों स मुझे लगता है कि एक दफ़ा जो हुकूमत बन जाएगी फिर वो लंबी चल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान का मफ़ाद इस वक़्त इसी बात में है कि हुकूमत चले। अगर आपने एसआईएफसी को चलाना है तो आपको हुकूमत चलानी पड़ेगी। अगर आपने को पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स करनी है तो आपको हुकूमत चलानी पड़ेगी। फ़ौज इस वक़्त हुकूमत लुटने का खतरा मोल नहीं ले सकती। एक दफ़ा जब हुकूमत बन जाएगी तो फ़ौज उसको खड़ा रखेगी, फ़ौज उसको ताकत देगी। फ़ौज उसको गिरने नहीं देगी जब तक माशी हालात ठीक नहीं होंगे। एक मरहला था इलेक्शन कराने का, फ़ौज के लिए बहुत बड़ा मरहला था इलेक्शन कराना। उस इलेक्शन के नतीजे में फ़ौज को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना फ़ौज का बहुत बड़ा मसला था। फ़ौज ने 70-80% ये मसला हल कर लिया। अगर हम कहें फ़ौज 100% नहीं जीती, तो 70-80% तो इस पोज़ीशन में आ गई है कि जीत गई है। अब फ़ौज का मसला है कि वो मरकज़ में एक हुकूमत लाना चाहती है जो फ़ौज के साथ चल सके।
जो आसिम मुनीर के साथ कंफर्टेबल हो SIFC वगैरह में, जो शहबाज शरीफ है। एक दफा हुकूमत बन गई तो उसको आसिम मुनीर की और DGISI की ताकत हासिल होगी कि उसको गिराना बहुत मुश्किल होगा। मतलब मैं नहीं समझता, अगर आज ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद के वक्त हमें बाजवा ने और सब ने कहा था कि आप कर लें अदम एतमाद, तो इन्होंने उनकी मर्जी से अदम एतमाद की। अगर मैं मौलाना फजल रहमान की बात मानूं तो कल शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद के लिए आसिम मुनीर और नदीम अंजुम की इजाजत नहीं चाहिए होगी। मतलब आसिम मुनीर ये शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद ये सारे अपनी मर्जी से ले आएंगे, और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करने के लिए इनको उनकी इजाजत चाहिए थी। लिहाजा एक दफा जब शहबाज शरीफ हलफ उठा लेगा और हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद उसको गिराना बहुत मुश्किल है, बनना मुश्किल है। इंतखाब होना मुश्किल था, इंतखाब हो गया, नताइज आ गए, सब पार्लियामान में बैठने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान भी हलफ ले रहे हैं, PTI ने भी हलफ लेने का ऐलान कर दिया है। जब आप हलफ ले लेते हैं तो आपने नताइज मान लिया, आपने इस पार्लियामान को तस्लीम कर लिया, आप इसमें जाके बैठ गए। PTI ने अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट खड़ा कर दिया उमर यूब, PTI ने वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा ले लिया। इसके नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, वो इंतखाब पूरी दुनिया मानेगी। अगर बाइकाट करते, एब्सटेन करते करते तो फिर मुतनाज़ हो जाता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि PTI भी निज़ाम के साथ चलने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। आपके तो नहीं इमरान खान कह रहे कि हम हलफ नहीं उठाएंगे जब तक धांधली का फैसला नहीं होगा। अब तो इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मेरा मतलब है कि हम धरना देंगे, पहले हमारी सीटें दो, फिर हम कौमी असम्बली में हलफ उठाएंगे। हालांकि अगर आप 6 महीने हलफ ना भी उठाएं तो आपकी कोई सीटें खत्म तो नहीं हो जानी। शोएब निसार ने 5 साल हलफ नहीं उठाया तो क्या वो MP नहीं रहे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI भी निज़ाम के साथ चलने के लिए तैयार है, निज़ाम के अंदर से रास्ते ढूंढ रही है। मौलाना भी निज़ाम के साथ चलने के लिए तैयार हैं, निज़ाम पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन निज़ाम के अंदर से रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी निज़ाम के साथ चलने को तैयार है, निज़ाम के अंदर से रास्ते बना रही है। नून लीग भी निज़ाम के अंदर से रास्ते बना रही है, MQM भी निज़ाम के अंदर से रास्ते बना रही है। तो लिहाजा जो एक हुकूमत बन जाएगी वो तभी गिरेगी जब फौज गिराना चाहेगी। और अगर फौज के कोई प्लान है माशी, SIFC और पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और इस इकोनॉमिक ट्रबल में से निकलने के लिए, तो फौज को 3 4 5 साल चाहिए अपने उस एजेंडे को भी आगे चलाने के लिए। लिहाजा जो भी हुकूमत बनाएंगे वो पूरी मुद्दत करेगी, क्योंकि इकोनॉमी डिमांड कर रही है। लिहाजा मैं नहीं पीर पगाड़ा के इस बयान से मुत्तफिक के 10 महीने बाद गिरा देंगे। क्यों गिराएंगे? और नून लीग को मगर क्या 2 जरूरत और है दावे ऐसे? किए हैं उन्होंने। 2 और क्या? दावे किए हैं उन्होंने। एक दावा उन्होंने ये किया है कि 3 माह पहले ही नताइज बुक हो चुके थे और हमें पहले ही पता चल गया था। दूसरा दावा उन्होंने ये किया है कि हमें दोस्तों ने कहा कि आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएँ, मगर हम नहीं हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में जीत रही थी, ये 3 महीने पहले ही सबको पता था। नून लीग की हुकूमत आ रही है, ये भी 3 महीने पहले ही सबको पता था। KP में PTI ने जीतना है, ये भी 3 महीने पहले ही सबको पता था। MQM को सीटें मिलेंगी, ये भी 3 महीने पहले ही सबको पता था। बाप पार्टी के टुकड़े हो गए, ये भी सबको पता था। अक्टूबर में जब नवाज शरीफ आने के बाद बलूचिस्तान गया तो सबको पता लग गया कि बलूचिस्तान से नून लीग को शेयर मिलेगा। फिर जरदारी साहब गए, फिर पता लग गया कि अब वहाँ बाप पार्टी नहीं होगी, बड़ी पार्टियां होंगी। तो इलेक्शन का नक्शा वाकई 3 महीने पहले क्लियर था, उसमें पीर पगाड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब नजर आ रहा था कि सिंध पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और सब सियासी जमातें अपने होल्ड कर रही थी किले। तो पीर साहब ने कोई सियासी काम 5 साल में किया है? आप मुझे ये बताएं कि पीर पगाड़ा साहब ने 5 साल में GDA को सिंध में मुतहरक किया? घर से नहीं निकलते, सोए नहीं उठते। तो पीर साहब को यहाँ तो सियासत करनी पड़ेगी। आज निकले हैं ना घर से बाहर, जलसा किया है ना, लोग मौजूद थे। आपने इलेक्शन में क्यों नहीं जलसे किए? आपने इलेक्शन में माहौल क्यों नहीं बनाया? आपकी 4 सीटें बढ़ जाती। आप माहौल बनाते। घर बैठे बच्चे को कौन दूध देता है जी? जो बच्चा रोए ना उसको माँ दूध नहीं देती, तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्यों देना है? मेरा मतलब है तुझे घर बैठे रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट ने ताड़ी परवाह नहीं की थी। आप 2 4 जलसे करते, शोर-वोर मचाते, 4 सीटें आपको मिल जाती हैं, ऐसी कौन-सी बात थी? आप घर बैठे रहे हैं तो फिर अब आप रो रहे हैं, अम्मी ने दूध नहीं दिया। भई अम्मी को पता ही नहीं था आप रो रहे हैं। आप चुप करके बैठे हुए थे, अम्मी ने कहा तुम राज़ी हो। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक ये हुकूमत बनती है, तो उन्हें ये निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यही वक़्त की और हमारे मुल्क की मैशियत की ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।